गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। और आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम, जिसमें आज हमारी थ्योरम चलेगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। इस थ्योरम को प्रूव करवाया जाता है ज़्यादातर, न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित कोई आ सकता है। ज़्यादातर संभावना यही होती है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव करो। हाँ, नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय और जो अध्यारोपण प्रमेय है उनमें से न्यूमेरिकल भी आता है और स्टेटमेंट लिख करके आपसे प्रूव भी करवाता है। तो आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात करेंगे, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। भाई, कोई भी हमारे पास जाल है जिसमें बहुत सारी प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं। ये प्रतिबाधाएं रेखिक प्रतिबाधाएं हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखिक प्रतिबाधाओं का जाल है जिसमें वोल्टता का कोई स्रोत भी जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिबाधा भी जुड़ी हुई है। हो सकता है एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा लूप भी उसमें हो, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो सीधा हम ये कह दें कि कोई भी बॉक्स हमारे पास है जिसके निर्गम के दो टर्मिनल आपको पता है। इसमें जो वोल्टता स्रोत है इसके द्वारा लोड को शक्ति दी जा रही है। लोड को अधिकतम शक्ति किस परिस्थिति में दी जाएगी, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय ये कहती है कि जब लोड की प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एक दूसरे की संयुग्मी हो, उस समय या उस स्थिति में स्रोत के द्वारा लोड को दी गई शक्ति का मान अधिकतम होता है। तो ये है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन। क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। देखो, ये कोई जाल है। इस जाल को पहले तो हम थेवेनिन प्रमेय के अनुसार सरलतम फॉर्म में लिखेंगे। अब थेवेनिन प्रमेय क्या कहती थी, 2 दिन पहले हमने बात की थी थेवेनिन प्रमेय की। हो सकता है आप भूल गए होंगे, फिर से याद दिला देता हूँ। थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी रेखिक प्रतिबाधाओं का जाल है, उस जाल में बहुत सारी प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, वोल्टताओं के स्रोत जुड़े हुए हैं, तो उस जाल को हम एक ऐसे जाल के तुल्य लिख सकते हैं जिसमें वोल्टताओं की जगह तो तुल्य वोल्टता ई इक्विवेलेंट और उस जाल की सभी भी प्रतिबाधाएं हैं उनके जगह हम तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट लें और जेड इक्विवेलेंट को ई इक्विवेलेंट के श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनिए कि रेखिक प्रतिबाधाओं का जाल जिसमें वोल्टताओं के स्रोत जुड़े हुए हैं उसको एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें वोल्टताओं की जगह तुल्य वोल्टता इक्विवेलेंट के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जुड़ी हुई हो। तो ये जो जाल है इसको देखिए, इसमें ई इक्विवेलेंट है वोल्टता के लिए तुल्य वोल्टता, एक जेड इक्विवेलेंट है तुल्य प्रतिबाधा, तो ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थेवेनिन तुल्य परिपथ है। तो कोई भी जाल है पहले तो उसको हम थेवेनिन तुल्य परिपथ के रूप में लिखेंगे, थेवेनिन प्रमेय लगाएंगे और उस जाल को सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो जेड इक्विवेलेंट जो यहाँ पर है ये ई इक्विवेलेंट के लिए आंतरिक प्रतिबाधा की तरह काम करेगा इसमें, क्योंकि लोड प्रतिबाधा तो क्या है, जेड एल।
तो जेड इक्विवेलेंट को हम आंतरिक प्रतिबाधा कहेंगे, इंटरनल इम्पिडेंस। अब स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, पहले तो ये देख लो चलो, जेड इक्विवेलेंट जो है ये शुद्ध प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट के बराबर माना जा सकता है। बस प्रतिबाधा जो जेड इक्विवेलेंट है वो प्रतिरोध, साथ ही साथ इसमें प्रेरकत्व या फिर कहें कि कैपेसिटेंस संधारित्र वगैरह भी जुड़े हुए हैं, तो फिर जो टोटल प्रतिबाधा आएगी वो आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। ऐसे ही लोड प्रतिबाधा जो जेड एल है, इसको भी हम आर एल प्लस जे एक्स एल लिख दें, क्योंकि वहाँ भी प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो सकता है, शुद्ध प्रतिरोध आर एल। तो इसलिए जेड इक्विवेलेंट और जेड एल हमने ये लिख दिया है साहब। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अधिकतम शक्ति संचरण पर मैं ये कहती है कि भाई जेड इक्विवेलेंट जो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा है और जेड एल जो लोड प्रतिबाधा है, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी होंगे, तब लोड को संचरित शक्ति अधिकतम होगी। तो क्या कहें कि भाई जेड इक्विवेलेंट और जेड एल एक दूसरे के संयुग्मी हैं, तो फिर जेड एल को जेड इक्विवेलेंट का स्टार लिख दें, जेड एल को क्या लिख दें, जेड इक्विवेलेंट का स्टार। अब जेड इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, इसका स्टार करेंगे तो आर इक्विवेलेंट प्लस जे स्टार एक्स इक्विवेलेंट स्टार और जे स्टार माइनस जे, आर इक्विवेलेंट स्टार आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट का स्टार एक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि ये रियल है तो हमारे पास आ जाएगा आर एल माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट, क्योंकि जे की जगह माइनस जे आ जाता है। तो आपके पास जेड एल यहाँ पर आ गया आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट। अब ये मान लें कि इस जाल में धारा प्रवाहित हो रही है आई। धारा क्या होगी, वोल्टता बटे प्रतिबाधा। वोल्टता साहब इक्विवेलेंट है, प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट और जेड एल, तो जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, तो आई हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल बराबर, आपने कुछ मान निकाल लिया तो रख दो, इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट की जगह हम रख सकते हैं आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस जेड एल की जगह आर एल प्लस जे एक्स एल। भाई इनमें आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमने जे कॉमन ले लिया तो इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल तो एक जगह लिख दिया प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। ये हमारे पास आ गई धारा आई, जो धारा इस जाल में प्रवाहित हो रही है। अब लोड जेड से जेड एल से संचरित शक्ति का मान निकालना है और फिर ये देखना है कि ये शक्ति अधिकतम कब होगी, अधिकतम शक्ति याद करनी है। तो पावर P होगा I का स्क्वायर इंटू आर, यही तो होती है शक्ति P। अब धारा I समीकरण 4 में है तो इसका तो स्क्वायर कर दो, R की जगह RL होगा, यहाँ पर प्रतिरोध RL ही तो है लोड में, तो शक्ति ज्ञात कर रहे हैं साहब, तो I का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे नीचे तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का एब्सोल्यूट स्क्वायर है ना, इसको हम लिख देंगे जैसे ए प्लस आयोटा बी हो आपके पास, और इसका स्क्वायर करना हो तो इसको क्या लिखोगे, ए प्लस आयोटा बी और इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये हम इसको लिख देते। इसी प्रकार से इसको भी हम यही लिख देंगे, तो ए प्लस आयोटा बी डॉट ए माइनस आयोटा बी।
पर ये सूत्र यहाँ काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ तो अलग लगे। या फिर ये कह दो कि आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल को ए मान लो, एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल को बी मान लो। नहीं तो आप सीधा लिख दो कि हाँ, इसको और आगे यदि हम खुल करके गुणा करके लिखेंगे ना तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर बाय आयोटा बी इंटू माइनस आयोटा बी, तो आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी डॉट ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा यही आ जाएगा। तो इस तरीके से आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर, इस सूत्र से। तो पावर आ गई साहब ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू आर एल बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 5। अधिकतम शक्ति के लिए क्या है, अधिकतम शक्ति के लिए अभी आपने देखा था शक्ति अधिकतम कब होगी, जब इस इक्वेशन 5 का जो हर है, इसमें जो हर है अंश और हर दो टर्म है ना, तो हर मिनिमम होगा तब पावर मैक्सिमम होगी। हर में क्या है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल और एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। तो अधिकतम शक्ति के लिए एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से लिख देंगे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल इक्वल टू 0, तो एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से एक्स एल तो माइनस एक्स इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, एक्स एल एक्स इक्विवेलेंट का संयुग्मी है या होना चाहिए। भाई ये होगा तभी तो पावर मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम पावर के लिए एक्स एल एक्स इक्विवेलेंट का संयुग्मी होना चाहिए। अब समीकरण 6 को 5 में रख दो, क्योंकि पावर मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम तभी आएगी जब एक्स एल माइनस एक्स इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो समीकरण 6 में रखो साहब, रखेंगे तो ये जो टर्म है इसकी जगह 0 आ जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा पावर P इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ये पावर आ गई, पावर मैक्सिमम आई है ना। जब भी कोई क्वांटिटी मिनिमम और मैक्सिमम होती है तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो 0 होता है, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम है तो डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो फिर मैं ये कहूँ कि भाई P का RL के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो dP अपॉन DRL इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 8 आ गई। तो dP अपॉन DRL ज्ञात करना है, वो 0 हो जाएगा। तो समीकरण जो 7 आपके पास है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू RL, जो उत्तर आ जाए उसको 0 के बराबर लिख देना, अपना काम हो जाएगा। तो क्या करें, कर दो डिफ्रेंसिएशन, कर दो सब। dP अपॉन DRL इक्वल टू D अपॉन DRL और P की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो और ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं जिससे कि आपको दिख जाए। अब D अपॉन DRL, अब ये है इक्विवेलेंट स्क्वायर RL बटा आर इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। तो ये जो बटे में है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो घात -2 हो जाएगी और कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो D अपॉन DRL इक्विवेलेंट स्क्वायर RL
इंटू आर इक्वलेंट प्लस आर एल की पावर -2 इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो गई आपके पास, इनका डिफ्रेंसिएशन कर दो। ए इक्वलेंट स्क्वायर एज इट इज, आर एल का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और आर इक्वलेंट प्लस आर एल का घात -2 प्लस ई इक्वलेंट स्क्वायर और आर एल को रख लो। अब आर इक्वलेंट प्लस आर एल की घात -2 का डिफ्रेंसिएशन करो तो कितनी आएगी, घात -3 आएगी और ये बाहर माइनस भी आ जाएगा, तो आर एल की घात -1 हम लिख देंगे आर एल की घात -2 हो जाएगी इक्वल टू 0। 2 भी तो आएगा ना यहाँ पर, नहीं देखो आर इक्वलेंट प्लस आर एल की घात -2 है तो इसका होगा डिफ्रेंसिएशन -2 और आर इक्वलेंट प्लस आर एल की घात -3 इंटू आर एल जो है उसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो ही जाएगा, तो ये आर एल की घात -2 नहीं आएगी, फिर यहाँ पर ये कितना आएगा, गुणा में आएगा -2। ये जो -2 है किस में है, गुणा में है, तो आपको क्या मिलेगा, ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर -2 ई इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल बटे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की घात 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। इसमें आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल जो ये इक्वेशन आपके पास आई है, इसमें आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल की घात 3 को लघुत्तम ले लो, यहाँ घात 2 है तो 1 बचेगी, तो इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल -2 इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल, क्योंकि घात 3 है इसमें 3 इक्वल टू 0। तो इक्विवेलेंट स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल -2 इक्विवेलेंट स्क्वायर है ना, तो इधर 1 है तो 2 में से 1 है तो 1 ही बच जाएगा, -2 आर एल इक्वल टू 0, या फिर 2 इक्विवेलेंट स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल -2 आर एल इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो हर में है इसको इधर भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्विवेलेंट स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल -2 आर एल इक्वल टू 0, और 2 आर एल में से आर एल गया तो 1 आर एल, तो आप लिख देंगे इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस आर एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आर इक्विवेलेंट माइनस आर एल क्या है, 0 है, तो आर इक्विवेलेंट का मान आर एल के बराबर होगा। आर इक्विवेलेंट का मान किसके बराबर होगा, आर एल के। ये सारे मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो भाई जेड एल क्या था, आर एल प्लस जे एक्स एल था, तो आर एल की जगह आर इक्विवेलेंट और एक्स एल की जगह -x इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया कि नहीं आया। तो आपके पास आया जेड एल बराबर आर एल प्लस जे एक्स एल बराबर क्या आया, आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। और ये समीकरण बता रही है कि जेड एल जेड इक्विवेलेंट के क्या है, संयुग्मी है, अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था के लिए जेड इक्विवेलेंट और जेड एल परस्पर संयुग्मी होने चाहिए, और ये है कंडीशन लगा करके हमने निकाला है। तो ये निकला कि ये दोनों संयुग्मी हैं, तो फिर लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के एक सब थ्योरम और है उसकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो आप पूछ लेना। आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी आप कर सकते हैं, कैसे भी करके आप कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए सरकार ने 4 BC की एक टीम बना दी है,
जो टीम 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि एग्ज़ाम करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, और करवाने हैं तो फिर किस मोड पर होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब कमेटी डिसाइड करेगी। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही पैटर्न होगा, जो भी होगा एक ही नियम होगा। तो उसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी ही रखें। आप सबका फिर से धन्यवाद।